ये कहानी है करण नाम के एक लड़के की, जो बहुत ही कम उम्र में एक हादसे में अपने पिता को खो देता है। करण अब पूरी तरह से अनाथ हो चुका है, क्योंकि करण की माँ करण को जन्म देते ही गुजर चुकी थी। करण का कोई रिश्तेदार न था। आस पड़ोस के लोग ही कभी कभार उसके लिए खाना लेकर आते। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। एक दिन करण के घर जमींदार आकर बोलता है, ए लड़के, बस अब बहुत हो चुका। तू अब तेरे रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। यह घर मेरा है। जमींदार चाचा, आपको तो पता है मेरे बापू नहीं रहे, वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मैं कहाँ जाऊँ चाचा, किसके घर में रहूंगा? वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे बाप ने यह घर मेरे नाम पर किया था, तो तुझे यह घर तो छोड़कर जाना ही होगा। मैंने इस घर के लिए काफी इंतजार कर लिया। अब और नहीं, तू एक काम कर, हमारे गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी बना ले और वहां जाकर रहे। ये सारी बातें करण का पड़ोसी बलराम सुन लेता है और जमींदार से कहता है, जमींदार, तेरे अंदर दिल है या नहीं? उस बच्चे ने अपने पिता को खोया है, जिसे 6 महीने भी नहीं हुए, और तू इससे उसका घर मांग रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? वह आज अब भी बच्चा है, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, उसे तो इतनी समझ भी नहीं है, और तू उसे झोपड़ी बनाकर रहने के लिए कह रहा है, और वह भी गांव के बाहर। हमारे गांव के बाहर तो पूरा जंगल है। क्या यह उस जंगल में जाकर जंगली जानवरों के बीच रहेगा? तुझे बोलते वक्त जरा भी शर्म नहीं आई कि तू क्या बोल रहा है? अगर इसकी जगह तेरी खुद की औलाद होती तो तुझे कैसा लगता? बेचारे ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया है। उसे सहारा देने का छोड़ तुम उससे उसका घर छीनना चाहते हो? अरे उसे थोड़ी समझ तो आ जाने देते। क्यों बे बलराम, तेरे जमात ज्यादा ही नहीं चल रही? छोटा बच्चा है तो क्या, मैं अपना हक छोड़ दूं? इस घर पर मेरा अधिकार है और मैंने बहुत इंतजार कर लिया। अब और नहीं, ऐसे तो यह इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगा और मुझे यह घर कभी नहीं मिलेगा। मुझे इस घर की जगह एक बड़ा सा गोदाम बनाना है। उसके लिए मुझे जल्द से जल्द ये जगह खाली चाहिए। और हाँ, तुझे इस बच्चे की इतनी ही पड़ी है तो तू उसे अपने घर पर क्यों नहीं रख लेता? तुझे समाज सेवा करने का बहुत शौक चढ़ा है ना, तो तू इसे अपने घर पर लेकर जा। क्योंकि मुझे समाज सेवा करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो यह घर लेकर ही रहूंगा और तू इतनी जबान चला रहा है। अगर तुझ में दम है तो इस बच्चे को अपने घर पर रख और उसे पाल कर दिखा। भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जब वही बात करने की आती है तब पता चलता है। तेरे अंदर तो बहुत बड़ा दिल है ना, तो इसे अपने घर पर लेकर जाओ। मैं भी देखता हूं। अरे तू खुद का तो पेट ठीक से पाल नहीं पाता तो इसका क्या पालेगा? अब बोल, चुप क्यों खड़ा है? जमींदार, मैं तेरे जैसा पत्थर दिल और नीच नहीं हूँ। मैं इसे अपने घर पर ले जा सकता हूँ। मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे घर में इतनी तो जगह है कि मैं इसे रख सकूं और 2 वक्त की रोटी दे सकूं। कर्ण, चल बच्चे, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। ऐसे घटिया लोगों के मुंह लगने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तू चल मेरे साथ। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगा। वैसे भी मैं भी अकेला ही हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम जैसे तैसे हमारा गुजारा कर लेंगे। ऐसा कहकर बलराम करण को अपने साथ लेकर जाता है। जमींदार उसे देखता ही रह जाता है। करण बलराम के घर रहने लगता है। बलराम एक दिन करण से कहता है, करण बेटा, मुझे लगता है लोगों के छोटे मोटे काम करने से कुछ नहीं होगा। अब मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं काम कर सकूं, लेकिन मैं समोसे बहुत अच्छे बना लेता हूं। हम एक काम करते हैं, हमारे पास थोड़े बहुत जितने भी पैसे बचे हैं उससे समोसे बनाकर बेचते हैं। अगर भगवान की मर्जी होगी तो हमारे समोसे लोगों को पसंद आएंगे और बिक्री होने लगेगी। और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बलराम समोसे बनाने लगता है और टोकरी में समोसे लेकर बलराम और करण जाते हैं।
और गांव में एक जगह बैठकर समोसे बेचने लगते हैं। धीरे धीरे कर लोग समोसे खरीदने आने लगते हैं। अरे बलराम, मेरे लिए भी 2 समोसे लगा दो। मैंने अभी अभी मेरे एक दोस्त से सुना जो तुम्हारे यहाँ से समोसे लेकर गया था। वह कह रहा था कि समोसे बहुत ही स्वादिष्ट है, इसीलिए मैं भी चखने आ गया। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर, अभी लगा देता हूँ। लोग समोसे खाने लगते हैं। लोगों को बलराम के समोसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। हर कोई बलराम की तारीफ करने लगता है। यह देख बलराम और करण बहुत खुश हो जाते हैं। बलराम के पड़ोस में एक लकड़हारा रहता था जिसकी लड़की का नाम था प्रिया। प्रिया और करण में अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में खेला करते थे। एक दिन प्रिया रो रही थी। करण उससे पूछता है, क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? करण, मेरी माँ ने मुझे एक सिक्का दिया था और दुकान से सामान लाने के लिए कहा था और वह सिक्का मुझसे खो गया। अगर माँ को ये पता चलेगा तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। अच्छा, तो यह बात है। अगर मैं तुम्हारा सिक्का ढूंढ दूं तो? क्या सचमुच तुम वह सिक्का ढूंढ दोगे? अगर तुमने वह सिक्का ढूंढ दिया तो जो तुम कहोगे मैं वह करूंगी। तुम जो भी खेल खेलना चाहो हम वही खेल खेलेंगे। मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगी। तुम्हारे मन से ही हम खेल खेलेंगे। मुझे वह सिक्का ढूंढ दो। अच्छा ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ। और हाँ, अगर वह सिक्का मिल गया तो हम शादी वाला खेल खेलेंगे। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह शादी क्या होती है? क्या करना होगा? कैसे खेलते हैं? वो तो मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि लड़का और लड़की की शादी होती है। वह शायद 7 फेरे लेते हैं, तो हम भी वैसा ही खेल खेलेंगे। हम दोनों 7 फेरे लेंगे, फिर हमारी शादी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, बस इतना ही करना है ना? हम शादी कर लेंगे। तुम जल्दी से मेरा सिक्का ढूंढ दो। फिर करण सिक्का ढूंढने लगता है और उसे सिक्का मिल भी जाता है। सिक्का पाकर प्रिया बहुत खुश होती है। शाबाश करण, तुमने तो कर दिखाया। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आज तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं माँ क्या करती। अच्छा ठीक है, मुझे दुकान सामान लेने जाना है, मैं चलती हूँ। अरे रुको प्रिया, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम शादी खेलेंगे, फिर तुम बिना खेले कैसे जा सकती हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, उसके बाद मुझे दुकान पर जाना है। माँ इंतजार कर रही होगी। शादी के मतलब से अंजन दोनों खेल खेल में पीपल के पेड़ के परिक्रमा लगाकर 7 फेरे ले लेते हैं और फिर प्रिया दुकान चली जाती है। दिन बीतते चले जाते हैं और देखते ही देखते सालों बीत जाते हैं। अब करण बड़ा हो चुका है और प्रिया भी काफी खूबसूरत दिखाई देती है। एक दिन पड़ोसी गांव का एक बहुत ही रईस घर का लड़का विक्रांत की नजर प्रिया पर पड़ती है। वह उसे एक नजर में ही भा जाती है। वह लड़का घर जाकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? पिताजी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई है, मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे भी हम तुम्हारे लिए लड़की देख ही रहे थे, लेकिन हमारे बराबर की कोई लड़की मिल ही नहीं रही। अब मिल रही थी तो नैन नक्श अच्छे नहीं थे। वैसे तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो? कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं और उसके पिता क्या करते हैं? पिताजी, दरअसल वह पड़ोसी गांव में एक लकड़हारे की बेटी है। यह बात सुनकर विक्रांत के पिताजी को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से खड़े होकर कहते हैं, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? एक लकड़हारे की बेटी? तुम भूल रहे हो कि तुम किसके बेटे हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते ठुकरा दिए और तुमने पसंद भी किया तो किसे?
एक लकड़हारे की बेटी को, यह हरगिज मुमकिन नहीं हो सकता। मैं एक लकड़हारे की बेटी को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगा। तुम उस घटिया लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वह हमारे लायक नहीं है। मैं क्या एक गरीब लकड़हारे को अपना समधि बनाऊंगा? हरगिज नहीं। तुमने यह सोचा भी कैसे? पिताजी, तो फिर आप भी मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैं शादी करूंगा तो इस लड़की से करूंगा, वरना मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। आपको मेरे लिए कहीं और लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर गुस्से से विक्रांत अपने कमरे में चला जाता है। उसके पिता को भी बहुत गुस्सा आता है। इस लड़के को हो क्या गया है? ये एक गरीब लकड़हारे की बेटी के लिए मुझसे ऐसी बातें करके गया है। पता नहीं उस लड़की ने इस पर क्या जादू कर दिया है। यह गरीब लोग बहुत घटिया होते हैं। कब किस पर जादू टोना कर दे कुछ कह नहीं सकते। मैं इसकी मन मर्जी कभी नहीं चलने दूंगा। इसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिनों में सब समझ आ जाएगा। दिन बीतने लगते हैं। विक्रांत ने अपने पिताजी से बात करना बंद ही कर दिया था। और तो और वह ठीक से खाना भी नहीं खाता था। अपने कमरे में अकेले पड़ा रहता था। ना किसी से बात करना, ना बाहर घूमने जाना। यह सब देख विक्रांत के पिताजी को विक्रांत की बहुत चिंता होने लगती है और मजबूरन वह इस शादी के लिए मान जाते हैं। विक्रांत भी बहुत खुश हो जाता है, मानो उसे सब कुछ मिल गया। और फिर दूसरे ही दिन और विक्रांत को लेकर उसके पिताजी प्रिया के घर जाते हैं। जी, आप तो पड़ोसी गांव के सेठ गिरधारी लाल हो ना? आप मेरे घर में कैसे? भोला राम, हम तुम्हारी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमारे बेटे को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है। सिर्फ इसी कारण हमें उसकी जीत के सामने झुकना पड़ा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? वैसे तुम्हें कोई एतराज होगा भी, ये तो मुझे लगता, क्योंकि मेरे बेटे जैसे दामाद पाने के लिए तुम्हें शायद 100 जन्म लेने पड़ जाए। शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्योंकि अगर तुम्हें जिम्मेदारी दूंगा तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। मैं अपने बेटे की शादी साधारण तरीके से नहीं करना चाहता। मेरा एक ही बेटा है। मैं बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी करवाना चाहता हूं। तुम्हारी बेटी के कपड़े और गहने सारा कुछ मैं देख लूंगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? ये सारी बातें सुनकर भोला राम को तो यकीन ही नहीं होता। उसे धक्का सा लगता है। वह गिरधारी लाल से कहता है, सेठ जी, मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने बड़े और रईस होकर इस गरीब की लड़की को अपनाना चाहते हो। यह तो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मेरी बेटी सचमुच बहुत भाग्यवान है कि उसे आपका घर नसीब हो रहा है। सेठ जी, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं आपको मना कर सकूं। मेरे तो भाग खुल गए हैं कि आप मेरे घर मेरे बेटी का रिश्ता लेकर आए हो। ना कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा ही कीजिए। सब आपकी मर्जी से ही होगा। मुझ पर तो आपने मेरी बेटी को अपनाकर इतना बड़ा एहसान कर ही दिया है। आप रुकिए, मैं अभी प्रिया बेटी को बुला कर लाता हूँ। वह अपने सहेली के साथ बाहर गई है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे बेटे ने उसे देख लिया है। मुझे नहीं लगता उसके बाद मुझे उसे देखने की जरूरत है। अब मेरे बेटे की पसंद ही मेरी पसंद है। तुम रहने दो, देरी हो रही है, हम चलते हैं। शादी की तैयारी भी करनी है। और फिर यह रिश्ता तय हो जाता है। प्रिया भी इस रिश्ते के लिए मान जाती है और वह भी इस रिश्ते के लिए बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने दोस्त करण के पास जाकर बोलती है, करण, क्या तुम जानते हो, मेरा रिश्ता तय हो गया है, और वह भी बहुत ही बड़े और रईस घर में। मैं सबसे पहले आकर तुम्हें बताना चाहती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। सचमुच वह लोग बहुत ही रईस है। उनका घर बहुत बड़ा है। मैंने तो सुना है
उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर है। यह बात सुनकर करण का दिल टूट जाता है, क्योंकि करण मन ही मन बचपन से ही प्रिया से प्यार करता है, लेकिन वह प्रिया को कभी बता नहीं पाता। फिर भी करण अपनी भावना छुपाते हुए प्रिया से कहता है, अरे वाह प्रिया, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। तुम खुश हो ना? अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा प्रिया, हम बाद में मिलते हैं। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। करण अपने आंसू छुपाने के लिए वहां से चला जाता है और घर जाकर उदास होकर बैठ होता है। उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इधर प्रिया के घर उसके ससुराल से एक आदमी आता है। मुझे सेठ जी ने भेजा है। उन्होंने कुंडली मंगवाई है ताकि कुंडली मिलान कर सके और शादी की अच्छी सी तारीख निकाल सके। जी जी जरूर, आप आई ना, मैं अभी प्रिया की कुंडली दे देता हूँ। तभी वहां पर करण का एक दोस्त आता है और बोलता है, रुकिए चाचा जी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप एक शादीशुदा लड़की की शादी फिर से कैसे कर सकते हैं? प्रिया की शादी करण से हो चुकी है, फिर भी आप उसकी शादी किसी से कैसे कर सकते हैं? यह गलत है। ये बात सुनकर भोलाराम को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह कहता है, ए लड़के, क्या बकवास कर रहे हो? तू होश में तो है? कैसी शादी? मेरी बेटी की कोई शादी नहीं हुई है। तुम्हें मजाक करने के लिए क्या यही समय मिला था? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्रिया की शादी हो चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद प्रिया से पूछ लीजिए कि उसने कर्ण से फेरे लेकर शादी की थी या नहीं। आपको सब पता चल जाएगा। ये सुनकर भोलाराम के होश उड़ जाते हैं और उस आदमी के भी होश उड़ जाते हैं। जो कुंडली लेने वहां आया है वह भोलाराम से कहता है, कोई जरूरत नहीं है कुंडली देने की। मैं अभी वापस जा रहा हूँ और सेठ जी को सारी बातें बताऊंगा। तुमने सेठ जी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। एक शादीशुदा लड़की की दोबारा शादी कर रहे थे और हमारे सेठ जी के गले में बांध रहे थे। वह तो अच्छा हुआ आज ही पता चल गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। अब यह शादी तो तुम भूल ही जाओ और हमारे सेठ के सामने आने की हिम्मत मत करना, वरना पता नहीं वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। ऐसा कहकर वह आदमी गुस्से से वहां से चला जाता है। भोलाराम के तन बदन में आग लग जाती है। वह गुस्से से प्रिया को बुलाता है और कहता है, ये सब क्या है प्रिया? मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने करण से फेरे लेकर शादी की थी? सच सच बताओ, क्या यह बात सच है? प्रिया को भी यह सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह बचपन को याद करते हुए कहती है, दरअसल पिताजी, ये सच है, लेकिन वह बचपन की बात है। बचपन में हमने खेल खेल में शादी कर ली थी। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि शादी किसे कहते हैं। मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था। हमने तो सिर्फ एक खेल खेला था और कुछ नहीं। नालायक लड़की, तुमने क्या शादी को मजाक समझ कर रखा है? शादी भी कोई मजाक या खेल खेलने की चीज होती है? शादी कोई खेल नहीं, और तुम दोनों ने शादी को खेल बनाकर रख दिया है। आज तुम्हारे इस खेल की वजह से इतने अच्छे घर से आया हुआ रिश्ता उन्होंने ठुकरा दिया है। अब वह यहाँ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। अब तेरी शादी तो होने से रही। अरे तू तो बचपन में ही शादी कर बैठी है। तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अब लोग पता नहीं मेरे में क्या क्या बातें करेंगे, मेरे मुंह पर थूकेंगे। तू निकल जा इस घर से, मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। तुमने करण से शादी कर ली है ना, तो उसके यहाँ जाकर राम रह। तेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं तेरे लिए मर चुका हूँ। आज के बाद तू मेरे लिए मर चुकी है। हमारा रिश्ता खत्म। निकल जा इस घर से और तेरे पति के घर में जाकर रह। आइंदा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। अगर तू यहाँ लौटी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। निकल यहाँ से। प्रिया को यह सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसे बहुत बुरा लगता है। उसके पिताजी उसे घर से निकाल देते हैं। वह करण के पास जाकर उसे सारी बातें बताती है और उस पर सारा गुस्सा निकालती है। प्रिया, मेरे दोस्त को मैंने नहीं भेजा था। पता नहीं वह कैसे आ गया। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारा रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन प्रिया, ये बात भी तो सच है कि हम दोनों की शादी बचपन में ही हो चुकी है। फिर तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो? यह तो बहुत बड़ा पाप है। मुझे तो लगता है
ईश्वर ने तुम्हें इस पाप से बचाने के लिए ही यह सब कुछ किया है। प्रिया, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तुम चिंता मत करो। चिंता तो अब तुम्हें करने की जरूरत है, क्योंकि मैं मेरा घर छोड़कर आ चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगी और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलूंगी। अब तुम अपने पिताजी को संभालो। ऐसे भी हमारी शादी तो हो चुकी है, उस हिसाब से तुम मेरे पति हो और मुझे तुम्हारे घर में ही रहना चाहिए। मेरे पिताजी ने तो मुझे भला बुरा कहकर घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगी। अब तुम मुझे अपने घर में लेकर जाओगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो मेरी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी और निभानी भी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ। पिताजी इस बात के लिए जरूर मान जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारे पिताजी अभी गुस्से में हैं। थोड़े दिन बाद वह भी मान जाएंगे, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो हम उनसे बात कर लेंगे और उनसे माफी भी मांग लेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल तो हम मेरे पिताजी के पास चलते हैं और उनसे माफी भी मांगते हैं। बस भगवान गवान करे वो हमें माफ कर दे और घर में रहने की इजाजत दे दे। और फिर दोनों करण के घर जाते हैं। करण के पिताजी को पहले से ही यह सच्चाई पता चल जाती है। वो गुस्से से लाल हो जाते हैं और करण से कहते हैं, नालायक कहीं के, तुझे यह बात कहते हुए शर्म नहीं आती? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसा कर सकता है। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और तूने उस बात का यह सिला दिया। तुम दोनों के आने से पहले ही भोलाराम यहाँ आया था। उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया और यह सब तेरी वजह से हो रहा है। आज तेरी वजह से मुझ पर उंगलियां उठ रही हैं। लोग सच कहते हैं, किसी के ऊपर उपकार नहीं करना चाहिए। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरे घर लेकर आया। तूने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरे घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं। चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर बलराम घर के अंदर चला जाता है। दोनों को यह सुन बहुत बुरा लगता है। दोनों उस गांव को छोड़कर निकल पड़ते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सब कुछ हो जाएगा। अब तो तुम्हारे पिताजी ने भी हमें घर से निकाल दिया। अब क्या होगा? कहाँ रहेंगे? कुछ सोचा है? तुम फिक्र मत करो प्रिया, हम आगे के गांव में किसी से मदद मांग कर देखते हैं। हो सके तो किराए से मकान ले लेंगे। दोनों दूसरे गांव में जाते हैं। वहां बाहर ही दो पति पत्नी बैठे होते हैं। कर्ण उनसे जाकर कहता है, जी नमस्ते, मेरा नाम करण है और यह मेरी पत्नी प्रिया है। हम पड़ोस के गांव से आए हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या हमें रहने के लिए किराए पर कोई कमरा मिल सकता है? कमरा तो मिल सकता है, लेकिन 2 महीने का किराया तुम्हें पहले देना होगा, तो ही मैं तुम्हें कमरा दे सकती हूँ। जी वो, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं है। मैं आपको 1 महीने बाद किराया दे दूंगा। फिलहाल हमें रहने के लिए जगह की बहुत जरूरत है। पैसे नहीं है तो किराए पर कमरा किस लिए मांग रहे हो? तुम्हें यह क्या कोई आश्रम दिखाई दे रहा है जो मुफ्त में तुम्हें दे दूंगी? जाओ यहाँ से, कोई कमरा नहीं मिलेगा। दे दीजिए ना चाचा जी, हम दोनों बहुत मुसीबत में हैं। हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ, 1 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैं एक काम में माहिर हूँ। मैं बहुत बहुत अच्छे समोसे बनाता हूँ। इतने अच्छे समोसे कि लोग खाते ही रह जाए। मैं समोसे बनाकर उसे बेचूंगा और जैसे ही पैसे मिलते हैं मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, तो तुम समोसे अच्छे बना लेते हो। ठीक है, मैं तुम्हें कमरा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम समोसे नहीं बेचोगे। तुम मुझे समोसे बनाकर दोगे, वह समोसे हम बेचेंगे और उसमें से ही किराए के पैसे ले लेंगे और जो कुछ भी बचता है तुम्हें वापस दे देंगे। अगर मंजूर है तो मैं कमरा देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो तुम जा सकते हो। ठीक है चाची जी, जैसा आपको ठीक लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्ण समोसे बनाने लगता है
और फिर फूलवती उन समोसे को लेकर बेचने जाती है। लोगों को वह समोसे बहुत पसंद आते हैं और सारे समोसे बिक जाते हैं। फूलवती यह देख बहुत खुश हो जाती है। उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। फूलवती जब घर आती है तो उसका पति रूप सिंह उससे पूछता है, अरे फूलवती, तुम खाली हाथ? इसका मतलब सारे समोसे बिक चुके हैं। हाँ सचमुच, यह लड़का बहुत अच्छे समोसे बनाता है। सारे समोसे बिक गए। लोगों ने बहुत तारीफ भी की। अच्छी खासी कमाई हुई है। मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि समोसे बहुत कम दाम में बेच कर आई हूं, क्योंकि लोगों को पसंद ही नहीं आ रहे थे। और यहाँ लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। यहाँ चीजों के दाम बहुत कम हैं। मैं उसे ऐसा कहकर किराए का नाम लेकर सारे पैसे रख लूंगी। मैं उसे थोड़ा बहुत अनाज दे दूंगी ताकि वह खाना बनाकर खा सके। मैं उसे 2 वक्त की रोटी छोड़ कुछ नहीं देने वाली। जरा सोच कर देखो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत जल्दी बहुत अमीर बन जाएंगे, क्योंकि सचमुच इसके समोसे में बहुत स्वाद है। अगर मैं दाम बढ़ा भी दूं तो भी लोग खरीदेंगे। यह भी अच्छी तरकीब है। फिर तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है भगवान ने इन दोनों को हमारे लिए ही भेजा है, ताकि हम उनके भरोसे पैसे कमा सके। ठीक है फूलवती, तुम जैसा कहती हो हम वैसा ही करेंगे। दोनों के मन में लालच आ जाता है और जब कर्ण फूलवती से समोसे बिक्री के बारे में पूछता है तो फूलवती उसे कहते हैं, पैसे बहुत कम मिले हैं। वह तो किराए के लिए ही काफी है। तुम्हें देने के लिए उसमें पैसे नहीं बचे हैं। फिर भी तुम फिक्र मत करो, हम लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। मैं तुम्हें अनाज दे देती हूं ताकि तुम दोनों खाना बनाकर खा सको। तुम खाने की फिक्र मत करना। मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। तुम मेरे ही घर से अनाज ले जाया करो। बाकी यहाँ चीजों के दाम बहुत कम हैं। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए यहाँ चीजों के दाम ज्यादा नहीं मिल पाते। बहुत ही कम पैसों में समोसे की बिक्री हुई है। मुझे नहीं लगता कि उनमें से तुम्हारे लिए पैसे बच पाएंगे। बस किराए का ही इंतजाम हो पाएगा। यह बात सुन करण उदास हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। कर्ण और प्रिया बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। इसी तरह करण रोज समोसे बना था और फूलवती उसे बाजार में जाकर ऊंचे दामों में बेचने लगी। स्वाद के कारण लोग भी खरीदने आने लगे, लेकिन फूलवती करण को पैसे नहीं देती थी, बस अनाज ही देती थी। एक दिन प्रिया करण से कहती है, मुझे लगता है हमें यहाँ से किसी दूसरे गांव में जाना चाहिए। यहाँ हमें समोसे के उतने दाम नहीं मिल पा रहे, जबकि तुम्हारे बनाए गए समोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अगर हम दूसरे गांव में जाकर समोसे बेचेंगे तो मुझे लगता है उसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब तक तो हमारे पास बहुत अच्छी बचत होनी चाहिए थी, लेकिन बचत तो छोड़, वह चाची तो हमें 1 रुपया तक नहीं देती। किराए के नाम से सभी पैसे रख लेती है। बस 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती है। मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कर्ण भी प्रिया की बात से सहमत होता है और फूलवती से जाकर कहता है, चाची जी, मुझे लगता है इस गांव में रहने से मेरी कभी तरक्की नहीं हो पाएगी। जैसा कि आप कहते हो कि गांव में चीजों का दाम बहुत कम है। मैं सोच रहा था कि मैं दूसरे गांव में जाकर रहूं, जहां मुझे मेरे समोसे के अच्छे दाम मिल सके, क्योंकि महीनों हो चुके हैं, फिर भी मेरे पास 1 रुपया तक नहीं बचा है। समोसे के जितने पैसे मिलते हैं वह तो किराए में ही चले जाते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे गांव में जाकर अपने रहने का इंतजाम कर लूँ। शायद वहाँ मुझे अच्छे दाम मिले। यह सुनकर फूलवती को धक्का लगता है। फूलवती सोच में पड़ जाती है। अरे यह क्या हो गया? मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। अगर ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो मेरे कमाई का जरिया चला जाएगा। मैं तो इसके भरोसे ही कमा रही हूँ। अगर ये यहाँ से चला गया तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। मुझे इन्हें रोकना होगा। अरे रे बेटा, तुम जाने की बात क्यों कर रहे हो? एक तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कहाँ जाकर रहोगे? मैं जानती हूँ यहाँ चीजों के दाम कम है, लेकिन तुम समोसे के साथ साथ यहाँ रहकर दूसरा व्यापार भी तो कर सकते हो।
अनजान जगह जाओगे तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। तुम समोसे बेचने जाओगे, प्रिया बेटी अकेली रह जाएगी। और आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब किसके मन में क्या आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तुम मुझसे किसके भरोसे छोड़कर जाओगे? और अनजान जगह पर तुम्हारा कोई पहचान वाला भी नहीं होगा। और यहाँ रहकर कोई दूसरा काम भी देखोगे तो तुम प्रिया को हमारे भरोसे छोड़कर जा सकते हो। और मैं कोशिश करूंगी कि समोसे के दाम थोड़े ज्यादा मिल पाए। मैं कल ही समोसे के दाम बढ़ा देती हूँ और तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दिया करूंगी। फिर तो ठीक है ना? तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। ठीक है चाची, आप भी सही कह रही हो। मैं समोसे के साथ साथ कोई दूसरा काम भी देख लेता हूँ। मेरी मानो तो तुम एक काम करो, तुम समोसे के साथ साथ जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आया करो और वह लकड़ियां बेचा करो, तो तुम्हें उसके पैसे मिलने लगेंगे और तुम्हारी बचत भी हो पाएगी। समोसे से सिर्फ किराए का ही इंतजाम होता है। अगर तुम लकड़ी भी बेचने लगोगे तो वह पैसे मैं तुमसे नहीं लूंगी, वह तुम अपने पास रख सकते हो। जी चाची जी, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं कल ही जंगल जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और फिर बाजार जाकर उन्हें बेच दिया करूँगा। फूलवती की चाल कामयाब हो जाती है। दूसरे ही दिन करण जंगल में लकड़ियां लेने जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। प्रिया करण के लिए बहुत परेशान होती है और फूलवती से कहती है, चाची जी, ये अभी तक नहीं आए। बहुत देर हो गई है, सुबह से शाम हो गई। कहाँ रह गए होंगे? कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा? ये ठीक तो होंगे ना? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम ठीक कहती हो प्रिया, अब तो उसे लौट जाना चाहिए था। पता नहीं यह लड़का कहाँ रह गया। प्रिया रात भर उसका इंतजार करती है, लेकिन फिर भी कर्ण नहीं लौट पाता। प्रिया बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। और दूसरे ही दिन उसकी तलाश में प्रिया और रूप सिंह निकल जाते हैं, लेकिन कर्ण का कहीं पता नहीं चलता। प्रिया रोज अपने कमरे में बैठकर कर्ण को याद करके अपनी किस्मत को कोसती है। हे भगवान, तूने मेरे नसीब में इतने दुख और तकलीफ क्यों दी? पहले तो माँ बाप ने घर से निकाल दिया, पति के भी घर में जगह नहीं मिली। जब हम दोनों यहाँ आकर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे, और अब आपने मुझसे मेरे पति को भी छीन लिया। आखिर वो है कहाँ? उनका पता क्यों नहीं चल पा रहा? वह अभी तक लौट क्यों नहीं? मेरी मदद करो भगवान, कुछ चमत्कार करो। मुझे मेरे पति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस एक बार मेरे पति को वापस लौटा दो। दिन बीतते चले जाती है। फूलवती का रवैया भी बदलने लगता है। फूलवती प्रिया से कहती है, अरे ओ महारानी, यहाँ दिन रात आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। मैंने कोई आश्रम नहीं खोल रखा है कि मैं मुफ्त में तुम्हें खाना दूं। लगता है तुम्हारे पति ने तुमसे पीछा छुड़ा लिया है, इसलिए लौट नहीं पाया और तुम्हें मेरे सर पर बोझ बनाकर छोड़ गया है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो काम करना होगा। मैं तुम्हें मुफ्त रोटी नहीं दूंगी। आज के बाद घर के सारे काम तुम करोगी, समझी? अब यह रोना धोना छोड़ो और काम पर लगो। प्रिया को यह सारी बातें सुन बहुत बुरा लगता है। उसे करण की बहुत याद आने लगती है। मजबूरन प्रिया घर के सारे काम करने लगती है। एक दिन फूलवती रूप सिंह से कहती है, मुझे लगता है यह लड़का अब लौटने से रहा। उसे कोई जंगली जानवर खा गया होगा। मैंने उसे जिस जंगल में भेजा था वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। जरूर उनके पकड़ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता अब वह वापस आ पाएगा। वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं और मैं कह रही थी इस लड़की को हम कब तक यहाँ रखेंगे? ये हमारे ऊपर बोझ बनती जा रही है। मेरी मानो तो एक काम करो, सेठ जी के घर बहुत नौकर चाकर है, इस लड़की को वहाँ बेच कर आ जाओ। और हाँ, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पैसे मांगना और जिंदगी भर के लिए इस नौकरानी के तौर पर बेच कर आ जाओ। हाँ फूलवती, तुम सही कह रहे हो। हमें इस लड़की के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ। रूप सिंह सेठ के घर जाता है। वह और कोई नहीं, विक्रांत के पिता गिरधारी लाल होते हैं। रूप सिंह गिरधारी लाल से कहता है, सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे 20,000 रुपए दे सकते हैं? बदले में मैं आपको एक नौकरानी देता हूँ।
जो जिंदगी भर आपके यहाँ काम करेगी। आप जैसा कहोगे वैसे सारे काम करेगी। वैसे वह लड़की है कौन? जी सेठ जी, वह लड़की बहुत तकलीफ में है। मेरे भाई की ही लड़की है। मेरे भाई और भाभी इस दुनिया में नहीं रहे, और तो और उस लड़की के पति की भी मृत्यु हो चुकी है। अकेली लड़की है। मैं भी अपनी पत्नी के इलाज के लिए शहर जाने वाला हूँ, तो उस लड़की का ख्याल रखने वाला भी यहाँ कोई नहीं है, और अकेली लड़की को अपने घर में नहीं छोड़ सकता। उसे घर के सारे काम आते हैं। उसे बस रहने का ठिकाना चाहिए। उसे आपके यहाँ रख लीजिए। वह आपके घर के सारे काम कर लिया करेंगी। जिंदगी भर आपके घर की सेवा करेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं। तुम उस लड़की को आज यहाँ लेकर आओ। फिर फूलवती प्रिया को उस घर में लेकर जाती हैं। गिरधारी लाल प्रिया को पहचान नहीं पाए, क्योंकि गिरधारी लाल ने प्रिया को कभी देखा ही नहीं कि यह वही लड़की है जिसे गिरधारी लाल के बेटे विक्रम ने पसंद किया था। प्रिया वहां काम करने लगती है और उसे एक छोटा सा कमरा दिया जाता है, जहां वह करण की याद में दिन रात रोती रहती है। उसे उदास देख तुलसी, जो विक्रांत की पत्नी होती है, वो उससे पूछती है, प्रिया, तुम इतनी उदास उदास क्यों रहती हो? क्या बात है? कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं मालकिन, कोई बात नहीं है। तुम्हारा मन नहीं है तो मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ। तुम हम घर के काम बहुत अच्छे से संभाल लेती हो। सचमुच तुम बहुत अच्छा काम करती हो। लेकिन प्रिया, तुम्हारे चेहरे पर आज तक मैंने कभी खुशी नहीं देखी। तुम हमेशा उदास रहती हो। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जरूर कोई ना कोई बात है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो। लेकिन जब भी तुम्हारा मन करे तो मुझे बता सकती हो। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और शायद मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। प्रिया उससे कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन करण को होश आता है। वह देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई है। वह उठ खड़ा होता है और पूछता है, मैं कहाँ हूँ? यह किसका घर है? आप कौन है? बेटा, तुम महीनों पहले मुझे जंगल में मिले थे। तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। तुम पूरी तरह से जख्मी थे। तुम्हारे बचने के आसार ही नहीं थे बेटा। लेकिन वेद जी ने कहा कि तुम्हें कभी ना कभी होश जरूर आएगा। इसलिए मैं दिन रात तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रही थी, और वेद जी की दी हुई जड़ी बूटी तुम्हारे जख्मों पर लगा रही थी। भला हो ऊपर वाले का कि आखिरकार तुम्हें होश आ गया। तुम कैसे हो बेटा? अब ठीक तो लग रहा है ना? वैसे तुम्हारे सारे जख्म अब भर चुके हैं। वो जंगल में एक बहुत ही बड़ा जंगली भालू था, जो एक हिरण को शिकार बना रहा था। उस हिरण को बचाते बचाते उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। फिर पता नहीं मैंने अपना होश खो दिया। अम्मा, शायद बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं प्रिया का क्या हाल हो रहा होगा। उन्हें तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं। पता नहीं वह कैसे जी रही होगी। मुझे अभी लौटना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बेटे की तरह मेरी सेवा की। आज आपकी पकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ, नहीं तो पता नहीं मैं तो वही मर जाता। सच में अम्मा, मैं आपका एहसान तो जिंदगी भर नहीं चुका सकता। एहसान की बात मत करो बेटा, तुम मेरे बेटे की तरह हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। मेरा भी तुम्हारे जैसा ही एक बेटा था, जो जंगल गया और फिर लौटा ही नहीं। जब तुम मिले तो ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा मुझे मिल गया। मेरा बेटा समझ के ही मैं तुम्हारी सेवा की। सचमुच बेटा, बहुत महीने बीत चुके हैं। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। पता नहीं वो तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। हाँ, यही सोच सोच कर तो मेरा दिल बहुत तड़प रहा है। मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। मुझे अभी निकलना होगा अम्मा। करण वहां से लौटता है और जब करण फूलवती के घर जाता है
तो फूलवती को करण को देख बहुत बड़ा धक्का लगता है। करण, तुम जिंदा हो? तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? कर्ण फूलवती और रूप सिंह को सारी बात बताता है और प्रिया के बारे में पूछता है। तो फूलवती उससे सच छुपाते हुए कहती है, अरे वह लड़की तो धोखेबाज निकली। उसने मेरे घर पर बहुत बड़ी चोरी की है। मेरे पूरे 10,000 रुपए उसने चुराए हैं। मेरी जिंदगी भर की कमाई थी जो तुम्हारी पत्नी ने चुरा ली। तुम्हारे जाने के दूसरे ही दिन वह यहाँ से पैसे लेकर भाग गई। मैं तो सोच रही थी कि यह तुम दोनों की साजिश है और तुम्हारे ही कहने पर उसने पैसे चुराए हैं, लेकिन अब पता चला कि वह अकेली लड़की ही धोखेबाज थी। गांव वाले तो तरह तरह की बात कर रहे हैं कि उसे लड़की को गांव वालों ने किसी लड़की के साथ भागते हुए देखा है। पता नहीं, मुझे लगता है बेटा वह लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है। उसने तुम्हें भी धोखा दिया है और हमें भी। यह सारी बातें सुनकर करण के पैरों के लिए जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। नहीं चाची, ये हो ही नहीं सकता। प्रिया मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन प्रिया को ढूंढ कर रहूंगा और आपको भी साबित कर दूंगा कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। फूलवती डर जाती है और सोच में पड़ जाती है। अगर इसने प्रिया को ढूंढने की कोशिश की और किसी तरह प्रिया का पता लगा तो मेरी खैर नहीं। मेरी सारी बातें इसके सामने आ जाएगी और तो और इससे मुझे जो पैसे मिलेंगे वह भी नहीं मिल पाएंगे। मुझे इस प्रिया को ढूंढने से रोकना होगा। ए लड़के, तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? वह एक धोखेबाज है और घटिया लड़की है। गांव वालों ने उसे किसी लड़के के साथ भागते हुए देखा है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार वो तुम्हारी पत्नी थी। तुम्हारी पत्नी ने हमारे 10,000 रुपए चुराए हैं और वह अब तुम हमें लौटाओगे। मेरे पैसे ऐसे मुझे वापस करो और तुम भी यहाँ से निकल जाओ। भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने तुम दोनों की इतनी मदद की, रहने के लिए जगह दी और बदले में तुम दोनों मेरे ही घर से पैसे चुराते हो। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे मेरे पैसे कैसे नहीं लौटाते। अभी के अभी मेरे पैसे मुझे लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। चाची जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमने आपके कोई पैसे नहीं चुराए हैं। मैंने तो आपको बताया कि मैं महीनों तक कहाँ था, फिर भी आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो। मैं तो मौत के मुंह से बचकर वापस आया हूँ। वह मैं कुछ नहीं जानती। मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम समोसे बनाकर बेचो, और जब तक पूरे 10,000 नहीं चुका देते मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। करण को मजबूरन वहाँ रहना पड़ता है और फिर फूलवती उसके बनाए गए समोसे बाजार जाकर बेचती है और सारे पैसे रख लेती है। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार करो। मेरी प्रिया से मुझे मिला दो। मैं उसे ढूंढने भी नहीं जा सकता। जब तक इनके पैसे ना चुका दूं, यह मुझे नहीं छोड़ेंगे। कुछ तो चमत्कार कर भगवान, मुझे कुछ तो रास्ता दिखा। इधर तुलसी और प्रिया में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तुलसी दिल की बहुत साफ और अच्छी होती है। एक दिन तुलसी समोसे खाने बैठी होती है, तभी वहाँ से प्रिया गुजर रही होती है। तुलसी प्रिया से कहती है, प्रिया यहाँ आओ, समोसे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है, खाकर तो देखो। जैसे ही प्रिया वह समोसे खाकर देखती है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। उसे करण हाथ के समोसे की याद आ जाती है और वह स्वाद पहचान जाती है और कहती है, ये समोसे तो उनके बनाए हुए हैं। ये समोसे आपको किसने दिए? आप इन्हें कहाँ से लेकर आए हो? यह तो हमारे गांव में एक फूलवती नाम की औरत है, वह बेचती है। उसने ही ये समोसे लाकर दिए हैं। और क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू है, मुझे सच सच बताओ। तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है। विक्रांत पूरे 6 महीने बाद अपने घर लौटता है और अपने सामने प्रिया को देख वह बहुत चौंक जाता है। उसे भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। तभी तुलसी कहती है, अरे आप आ गए, आपने बहुत देर लगा दी। न जाने कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी।
आज आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ। प्रिया, यह मेरे पति है। ये हमारे व्यापार के सिलसिले में विदेश गए थे। ये प्रिया है, हमारे घर में काम करती है। ये बहुत ही अच्छी है। मेरे लिए तो ये मेरी सहेली की तरह बन गई है। प्रिया ने भी कभी विक्रांत को नहीं देखा था। वह भी नहीं समझ पाती कि वही लड़का है जिसने उसके के घर रिश्ता भेजा था। विक्रांत मन ही मन कहता है, प्रिया की हालत इतनी खराब कैसे हो गई कि उसे हमारे घर पर एक नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए आना पड़ा? आखिर क्या बात है? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। तुलसी, तुम मेरे साथ कमरे में चलो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। विक्रांत अपनी पत्नी तुलसी को प्रिया के बारे में सारी बातें बता देता है। यह बात सुन तुलसी को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। लेकिन तुलसी एक बहुत ही सुलझी हुई औरत होती है जो विक्रांत की सारी बातें समझ जाती है और विक्रम से कहती है, हमें प्रिया की मदद करनी होगी। जरूर कोई बड़ी बात है। वह हमेशा उदास रहती थी, और तो और आज समोसे खाने के बाद तो उसकी आंख में आंसू आने लगे। जरूर कोई बात है। वो कह रही थी कि वह समोसे उसके पति के हाथ से बने हुए हैं। और जहाँ तक बात है, इसे जो औरत यहाँ छोड़कर गई थी, उसने कहा था कि उसका पति इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, जिस औरत ने तुम्हें समोसे दिए थे उस औरत को यहाँ बुलाकर लेकर आओ। जरूर कुछ गड़बड़ है। आखिर प्रिया के पति के हाथ के बने समोसे वह औरत कैसे बेच सकती है? वह जरूर प्रिया के पति को जानती है। विक्रांत अपने पिता गिरधारी लाल को भी सारी बातें बताते हैं और फिर गिरधारी लाल फूलवती और रूप सिंह को वहां बुलाता है और प्रिया के सामने ही उनसे सख्ती से पूछता है, सच सच बताओ, क्या बात है? तुमने तो कहा था इस लड़की का पति मर चुका है और यह तुम्हारे भाई की लड़की है। तुमने हमसे झूठ बोला। सच सच बताओ, हम अभी दरोगा जी को बुलाते हैं। दोनों के हाथ पैर कांपने लगते हैं और डर के मारे दोनों सारा सच उगल देते हैं। यह देख गिरधारी लाल और विक्रांत को भी बहुत गुस्सा आता है और वहां पर करण को बुलाया जाता है। कर्ण और प्रिया एक दूसरे को देख बहुत भावुक हो जाते हैं और दौड़कर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उन्हें देख वहां खड़े विक्रांत, तुलसी और गिरधारी लाल भी बहुत भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गिरधारी लाल रूप सिंह और फूलवती से कहता है, अभी के अभी इन दोनों के सारे पैसे लौटा दो। आज तक जितने भी पैसे तुमने इन दोनों से लूटे हैं, सब के सब वापस करो। और हम अभी दरोगा जी को बुलाते हैं। तुम जैसे घटिया और नीच लोग बचने नहीं चाहिए। तुम्हें तो तुम्हारी सजा मिलकर रही रहेगी। दरोगा जी को बुलाकर उन दोनों को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। विक्रांत करण से कहता है, तुम दोनों ने आज तक बहुत कुछ सहा है। शायद यह तुम दोनों के प्यार की परीक्षा थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब तुम दोनों चिंता मत करो। कर्ण, हमारे व्यापार में काम की कमी नहीं है। मैं तुम्हें अपने यहाँ काम देना चाहता हूँ और अच्छी खासी तनख्वाह भी दूंगा, उसकी भी तुम चिंता मत करो। और हाँ, सामने ही एक बहुत अच्छा मकान है। वह हमने मेहमानों के लिए बनाया था। तुम दोनों वहां रह सकते हो। अब तुम दोनों को कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ये सुन बहुत खुश हो जाते हैं। करण को विक्रांत के कारखाने में बहुत अच्छा काम मिल जाता है और बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगती है। कर्ण और प्रिया खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं।